वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घरों पर निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ स्पेशल क्लासेस लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ठीक है। बाकी जो भी क्लासेस आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हालांकि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, ठीक है ना, बीईओ, इन सभी एग्जामों में जो जनरल साइंस वाला सेगमेंट आता है उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मेनली जो अभी हम टारगेट कर रहे हैं वो आपका आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको यह एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले 2 वीडियो अपलोड करा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था बायोलॉजी वाले पोर्शन से मैंने चीजें स्टार्ट की हैं। ठीक है। बायोलॉजी में मैंने आपको पहला वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने इंट्रो पोर्शन बताया किस तरीके से चीजें होती हैं। दूसरा वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, उनसे संबंधित चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। तो उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के अभी आया हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद इस वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिएगा थ्रू द मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा घटना चक्र भी साथ ही साथ में कवर अप होता जाएगा। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, और मैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। आप लोग इसका आंसर बताएंगे थ्रो द पोल। सॉरी, पोल तो यहाँ नहीं है, चलिए कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत दोनों जानवरों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इनमें से जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना। और इट डील्स विद एनिमल्स। तो जूलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आया है 1995। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख के भी दिया है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और जिसके जनक कौन है, आपके अरस्तु। तो आपको याद रखना है, जो जूलॉजी के फादर हैं, जूलॉजी के फादर वो कौन है, आपके अरस्तु हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपके कौन होंगे, अरस्तु होंगे। ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी भी आपके अरस्तु होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपके अरस्तु होंगे। और फादर ऑफ बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ बॉटनी आपके कौन होंगे, तो फादर ऑफ बॉटनी आपके कौन होंगे, थियोफ्रेस्टस होंगे। कौन होंगे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेटा जो आपके होंगे वो कौन होंगे, ल्यूवेन हॉक होंगे। कौन होंगे, ल्यूवेन हॉक। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आपके होंगे लुइस पास्चर। कौन होंगे, लुइस। ये आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं सारी चीजें, तो आपको थोड़ा वहां देखना है। ठीक है। इसी तरीके से चीजें आपको थोड़ा देखते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करवा रहा है। तो जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वंशागति किसके अंतर्गत आएगा, पर्यावरण किसके अंतर्गत, जीवाश्म किसके अंतर्गत। आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है। और इसका जो आंसर होना चाहिए आपका, वो आप लोग बताएंगे क्या होगा, बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए इसका आंसर जैसे कि वंशा सॉरी पक्षी है, तो पक्षियों की स्टडी किसके अंतर्गत होती है, पक्षियों से संबंधित टर्म कौन सा है,
ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। वंशागति मैंने बताया था, वंशागति यानी किससे संबंधित होगा, जेनेटिक्स से। पर्यावरण, पर्यावरण पता है किससे संबंधित होगा आपका, इकोलॉजी से। और जीवाश्म, जीवाश्म मैंने बताया था कि पैलियो, पैलियो जहां आ जाए वो किससे संबंधित होगा आपका, जीवाश्म से। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ नहीं पता था, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट पर्यावरण तो पता होगा कि पर्यावरण का संबंध किससे होता है, इकोलॉजी से। तो कोई एक की पॉइंट पकड़िए, कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़िए, पकड़िए जिससे कि उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए इस तरीके से क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, फूलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी यानी कि फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत बेटा फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो बेटा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, या कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो कीटों का वैज्ञानिक अंतर्गत आपका एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसके साथ ही मैं बता देता हूँ इक्तियोलॉजी। तो जो इक्तियोलॉजी है, इक्तियोलॉजी किससे संबंधित है, मत्स्य की संरचना कार्यकी से संबंधित है, यानी मछलियों की संरचना उसकी कार्यकी से संबंधित है आपका क्या, इक्तियोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी परजीवियों से संबंधित है, ठीक है ना। मेलेकोलॉजी, ठीक है, तो मेलेकोलॉजी मोलस्का और इसके खोल यानी सीप से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इक्तियोलॉजी मत्स्य की संरचना कार्य की, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन, और मेलेकोलॉजी मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। जनसंख्या एवं, देखिए जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है, तो वो होगा आपका क्या, जननांकिकी, ठीक है ना। जननांकिकी में क्या होता है कि जो भी जनसंख्या होती है, जनसंख्या का समुदाय पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, जन्म दर मृत्यु दर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जननांकिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जननांकिकी क्या है, जननांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बेटा जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर हुई, आपकी मृत्यु दर हुई, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के आपको इसमें याद रखना है कि जननांकिकी है जो जन उसके अंतर्गत जो जनसंख्या आती है, जनसंख्या का मानव समुदाय के मानव समुदायों पर जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। कुल मिला के जो जननांकिकी है जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक पक्ष दोनों का ही अध्ययन व विश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, कई एक संस्कृतियां हैं, उनके बीच में अगर हमें क्या करना है, तुलना करनी है, तो उनके तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या करते हैं, इथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों की अगर बात करें तो वो होगा इथनोलॉजी। अगर पर्टिकुलर किसी एक विशेष संस्कृति की बात करेगा, पर्टिकुलर किसी एक अगर विशेष संस्कृति की बात करेगा तो आपका आ जाएगा क्या, इथनोग्राफी, ठीक है। इथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशेष संस्कृति की, किसी पर्टिकुलर एक विशिष्ट संस्कृति की बात की जाएगी। वहीं अगर कई एक संस्कृतियों का वितरण की बात की जाएगी, ठीक है ना, उनका तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाएगा तो वो आपका इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ अगर इसमें दे रहा है आपका इथोलॉजी, तो इथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, मानव तथा समस्त जीव जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। यानी मानव, मानव के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का अध्ययन मानव के साथ, वो आएगा आपका इथोलॉजी में। और एथिक्स के अंतर्गत नैतिक पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको दे रहा है, इथनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। और आपका इथनोग्राफी में किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं।
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, बायोनिक्स। ठीक है, तो बायोनिक्स आपको याद रखना है। चलिए, अब बायोनॉमिक्स और ये क्या होते हैं, तो ये देखिए, बायोनिक्स क्या हो जाएगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनॉमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनॉमी, बायोनॉमी बेटा क्या होता है, जीवन के नियमों का अध्ययन। और बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। पैलियो, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और आप लोगों को इसका आंसर बताना है, पैलियो वनस्पति, ठीक है ना, यानी कि पैलियो बॉटनी। तो इनमें से क्या आंसर होगा, तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि बात पूछ रहा है पैलियो बॉटनी की, और पैलियो बॉटनी का मतलब क्या होगा, पैलियो बॉटनी। तो बॉटनी का बेटा संबंध किससे होता है, बॉटनी का संबंध आपका किससे होता है, वनस्पति से, यानी कि पादपों से। ठीक है, और जो पैलियो होता है, पैलियो का संबंध आपका होता है किससे, जीवाश्मों से। ठीक है, तो यहां पर जो हम अध्ययन करेंगे वो जीवाश्मीय पादपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। और जीवाश्मी या पादप जीवाश्म से संबंधित कोई इसमें ऑप्शन दे नहीं रहा था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगर बात करें हम जंतु जीवाश्मों की, तो जंतु जीवाश्म किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके पैलियो जूलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वही चीज इसका दे रहा है, इसको पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि जो जीवाश्म बनते हैं, जो कि पूर्व लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। ठीक है, उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्मों को जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। और जो प्रोफेसर आपके वीरबल सानी थे, प्रोफेसर वीरबल सानी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, मैंने बताया था आपको एपीकल्चर, तो एपीकल्चर संबंधित किससे है, व्यापारिक स्तर पर जो शहद का हम उत्पादन करते हैं, और मधुमक्खी पालन। व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत आएगा। हॉर्टिकल्चर आपका किसके अंतर्गत आएगा, हॉर्टिकल्चर में पुष्प, फूल, सब्जियां, इन सभी का विस्तृत अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। सेरिकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन, ठीक है ना, ये तो कीट का पालन किया जाता है सेरिकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम जो पुष्पों, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। अब आप इसमें बताएंगे मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है, मैंने बताया था अभी, एपीकल्चर में। यानी एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत, और शहद का उत्पादन किया जाता है। निम्न में कहते हैं, निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित करना है। तो फूलों की खेती किससे सुमेलित होगी, यानी कि इनमें से आपको पूछा है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो आपको बताना है। और देखो, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए, सब्जियों की जो खेती होती है वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी ओलेरिकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, आपकी ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आपकी क्या आएगी, सब्जियों की खेती। ठीक है, लेकिन अगर फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती और फलों की खेती को कंबाइंडली अगर पूछा जाता, कंबाइंडली अगर पूछा जाता, तो ये सभी कंबाइंडली विस्तृत रूप से किसके अंतर्गत आते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कंबाइंडली पूछा अगर जाता। लेकिन अगर ये विशिष्ट की बात कर रहा है, विशिष्ट इंडिविजुअल, तो फलों की खेती विशिष्ट इंडिविजुअली पोमोलॉजी के अंतर्गत, सब्जियों की खेती इंडिविजुअली ऑलरिकल्चर के अंतर्गत, फसलों की खेती विशिष्ट रूप से एग्रोनॉमी, फूलों की खेती विशिष्ट रूप से फ्लोरिकल्चर। लेकिन इनका समग्र रूप सभी कंबाइंड होकर के इनकी स्टडी हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना। अब हम देखते हैं सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए जो काम आते हैं, ठीक है ना, तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहेंगे। अभी सब्जियों से संबंधित मैंने बताया था, सब्जियों की विशिष्ट स्टडी की बात पूछ रहा है इसमें।
तो सब्जियों की विशिष्ट स्टडी की बात पूछ रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? शहद की मक्खी से होता है, बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर आपका लाख का कीड़े से संबंधित नहीं होता है। पिसीकल्चर किससे संबंधित होता है? आपका मत्स्य पालन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा आपका? यह होता है आपका मत्स्य पालन से संबंधित। ठीक है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित। देखो, फूल फल सब्जियां जितनी भी होती हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछता है, आपको ऑप्शन देखनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। ये वाला आंसर आप बताएंगे, इसमें क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी, फिलोलॉजी, एंटोमोलॉजी या आइकोनोग्राफी? तो इसमें बेटा जो सही सुमेलित है आपकी, वो लेक्सिकोग्राफी है, यानी कि शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। बाकी सभी आपके क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है। जो फिलोलॉजी होती है, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन आपका किया जाता है, वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत जो आपका अध्ययन किया जाएगा, वो डाक टिकटों के संग्रह का अध्ययन नहीं किया जाता है। वो किया जाता है किसका? भाषा, भाषा की संरचना, ठीक है ना, भाषा का विकास एवं भाषा का इतिहास। ठीक है ना, एवं भाषा के इतिहास से संबंधित अध्ययन आपका किया जाता है किसमें? फिलोलॉजी में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी में भाषा की संरचना विकास इत्यादि से संबंधित अध्ययन, और एंटोमोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन। किसका? कीटों का अध्ययन। और आइकोनोग्राफी में, आइकोनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाएगा? आइकोनोग्राफी में आपका जो अध्ययन किया जाता है वो प्रतिमाओं का, चित्रकलाओं का। किसका? प्रतिमाओं का या चित्रकलाओं का अध्ययन किया जाता है आपका किसके अंतर्गत? आइकोनोग्राफी में। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया इस तरीके से, तो ये है आपका किससे? शब्दकोश के संयोजन से। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। कीट संवर्धन क्या है? संवर्धन से संबंधित आप समझ रहे हो, संवर्धन यानी वृद्धि, तो वृद्धि से संबंधित आंसर क्या होगा इसमें? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ जो है वो क्या है? कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। देखिए, कीट संवर्धन के लिए केंचुए का पालन किया जाता है। ठीक है ना, और केंचुए का पालन किया जाता है, और इसे क्या भी कहते हैं? कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत भी कहते हैं। ठीक है। वर्मिकल्चर, तो वर्मिकल्चर का मतलब किससे संबंधित होगा? ये अर्थवर्म यानी कि रेशम कीट से संबंधित होता है, तो अर्थवर्म से संबंधित होगा। अर्थवर्म क्या होता है? वर्मिकल्चर। जेनेटोलॉजी, तो बेटा जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? ये वृद्धों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृद्धों से। यानी कि जो व्यक्ति जैसे वृद्ध होता जाता है, उसके शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, वही दिया हुआ है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स पता है आपको, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है। इसके अलावा हम देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? जेनेटोलॉजी। जीड यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को, देखिए एक क्वेश्चन किस तरीके से कितनी बार आपसे अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो जीड यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया को अभी हमने देखा था, जेनेटोलॉजी। ठीक है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की बनावट से संबंधित है आपका क्या? पेडोलॉजी। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। देखिए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी के अंतर्गत बेटा रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जो हड्डियों की पढ़ाई अभी आपको बताया था, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। एक क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछ रहा है, ये आपका बीपीएससी में पूछ लिया 2019 में, और ये आपका कब पूछा था?
यूपीपीसीएस में 1990 में। तो एक क्वेश्चन अगर किसी स्टेट पीसीएस के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो हो सकता है कि अदर स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सारे स्टेट पीसीएस के आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। ठीक है, चलिए सर्पों के विषय में, तो सर्पों से संबंधित क्या हो जाएगा, सर्पेटोलॉजी। तो सर्पों के विषय में जानकारी करना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाएगा, सर्पेटोलॉजी। ठीक है, अच्छा, हर्पेटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत क्या था, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आपका मैंने बताया था, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं, उभयचर। ठीक है ना, यानी कि उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, आपका हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखनी है। देखिए, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की व्यवस्था का जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। और आपका ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आपका जो अध्ययन किया जाएगा वो इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि इनमें से ऑड कौन सा बेमेल, तो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑड होगा वो क्या होगा, आपका साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना, मनोविज्ञान है, जबकि ये फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों क्या है, बायोलॉजी। तो इसमें जो ऑड होगा वो होगा आपका साइकोलॉजी। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स इसमें से जो आंसर होगा 2009 में पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स का आंसर होगा आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग के द्वारा जल में जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, सीधे जल में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप शेयर कमेंट जरूर करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, बाकी अगर आपने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसको देख लीजिएगा और इस क्लास को देख लीजिएगा, तो आपके सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी की शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।